कहानियां नई होती हैं, कुछ पुरानी सुनी सुनाई, कुछ रहस्यमयी हैं तो कुछ डरावनी। हर कहानी में छिपा है एक अनकहा रहस्य जो आपको रोमांचित कर देगा। आइए इन कहानियों को नए शब्दों में पिरोकर उन्हें नए सिरे से सुने। चलिए ऐसी ही कहानियों की अद्भुत और खौफनाक दुनिया में कदम रखें मेरे यानी अमित के साथ। इस सफर में आपके दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नए डर का एहसास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज की ये कहानी। मेरे दोस्त अजय शर्मा ने जब से दूसरे शहर में अपना नया घर खरीदा था, वो मुझे बहुत बार इनवाइट कर चुके थे कि मैं उनके यहाँ आऊं और उनकी फैमिली के साथ मजेदार खाना खाऊं। मगर कोरोना की बिगड़ते हुए हालात की वजह से मैं कई महीने से शहर से बाहर ही नहीं गया था। एक दिन मेरा मूड बन गया कि मैं अकेला बाइक पर जाऊं और अजय शर्मा का घर देखकर आऊं और चाय पीकर वापस लौट आऊं। अपने घर वालों को फिर किसी दिन ले जाऊंगा। यह सोचकर एक दिन मैंने मास्क और दस्ताने पहने, बाइक स्टार्ट की और अजय शर्मा के शहर की तरफ निकल पड़ा। अजय ने मिलते ही मेरा जोर शोर से वेलकम किया और कहा, भाभी को क्यों नहीं लाए? मैंने कहा, अरे बाबा, वो भी आ जाएगी। ये कोरोना का मामला थोड़ा कम हो जाने दो ना, फिर हम दोनों आएंगे, रात का खाना भी खाएंगे। ये सुनकर मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ और बोला, चलो ठीक है, फिर आज तुमको हमारे एरिया में जहां मैंने घर लिया है वहां के एक बाबा जी के मशहूर समोसे खिलाता हूं। एक काम करते हैं, अभी ही चलते हैं। बाबा जी की दुकान यहां पास में ही है। हम वहां जाकर समोसे और गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े मेरी कमजोरी है, सो मैं फटाफट अजय शर्मा के साथ चल पड़ा। थोड़ा दूर चलने के बाद एक दुकान दिखाई दी जहां कुर्सियों पर लोग पैर पसारे मजे से समोसे खा रहे थे और काफी सारे लोग पार्सल करा के घर भी ले जाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। दुकान के अंदर जाते ही अजय समोसों की दुकान के मालिक, जिनको लोग प्यार से बाबा जी कहते थे, उनसे उनका हालचाल पूछने चला गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। इतने में बाबा जी, जिनकी उम्र 65 या 70 साल के करीब थी, अजय के साथ आते दिखाई दिए। दुकान वो अपने बेटे के हवाले कराए थे। बाबा जी, जिनका नाम रामनाथ समोसे वाला भी पुकारा जाता था, मेरे करीब आए, मुझसे गर्मजोशी से मिले और मुझे मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो बेटा? अजय ने हमें आपके बारे में बता दिया है। हमको बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शहर और हमारी दुकान पर आए। समोसे वाले बाबा बड़े ही जोशीले अंदाज में बोले जा रहे थे, ये अजय भाई जब से हमारे शहर आए हैं ना, ये हमारे बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं और आप इनके दोस्त हुए तो हम भी आपके हुए, तो आज समोसे पार्टी मेरी ओर से होगी। यह कहकर बाबा जी हम दोनों को मेन हॉल से उठाकर एक तरफ जो केबिन बने थे वहां ले गए। उसी वक्त मैंने गौर किया कि बाबा जी रामनाथ साहब के दोनों हाथ बाजू तक स्याही से काले हैं, जबकि उनके चेहरे और गर्दन की रंगत एकदम साफ थी। अचानक उन्होंने मुझे देखा। मुझे यह देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अपने हाथों की तरफ देखकर फिर मुझे नजर मारते हुए बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आप यह जायजा ले रहे हैं ना कि बाबा रामनाथ के शरीर और हाथों में यह फर्क क्यों है? जी बाबा जी, मैं तो यही सोच रहा था, मैंने बौखलाकर हड़बड़ी में बोला। बताता हूं बेटा, बताता हूं। इतने में समोसे आ गए। बाबा जी के वेटर मुस्कुराते हुए उनके आगे समोसे प्लेट में रखना शुरू कर दिए। बाबा जी ने समोसा खाने का इशारा करते हुए नौकर को केबिन से बाहर जाने को कहा और बोले, बेटा, मैं जो अपनी दास्तान बताने जा रहा हूं ना, यह बिल्कुल सच्ची और मेरी अपनी आप बीती है, या यूं कह सकते हो इस कहानी का साक्षी मैं खुद हूं। आज शहर में जो मेरी इज्जत और हैसियत है, यह भी इसी दास्तान का ही हिस्सा है। तो बच्चों, अब मेरी बात गौर से सुनना। बाबा जी का लहजा थोड़ा गंभीर होता चला गया। बेटा, आज से लगभग 20 साल पहले मैं एक कफन चोर था। मेरे और अजय शर्मा के हाथ से चम्मच छूटकर समोसों की प्लेट में गिर गई। सुनकर हम दोनों को झटका लगा, पसीने में नहा गए। बाबा जी की धीमी मगर गंभीर आवाज आई, घबराओ नहीं बेटा, अपने चम्मच उठाओ और समोसे भी खाते रहो,
पानी भी पीते रहो और साथ ही मेरी कहानी भी सुनते रहो। चलिए सुनाएं बाबा जी, मैंने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज से 20 साल पहले कफन चोर था, तो साथ साथ कभी कभी किसी की फरमाइश पर मुर्दे की हड्डियों को भी निकालकर झाड़ फूंक वालों या मेडिकल वालों को सप्लाई कर दिया करता था। ये कोई 17 या 18 साल पहले की बात होगी। मेरी शादी को 3-4 साल हो चुके थे। मेरी बीवी को मेरे कामों का पता भी था और वो मुझे ऐसे कामों को करने से मना भी किया करती थी, मगर मैं उस बेचारी से झगड़कर मार पीट कर खामोश कर दिया करता था। एक बार मुझे 2 हफ्ते तक ना कोई नया कफन मिल सका, ना ही किसी कालीन वाले ने मुझसे मूर्ति की या हड्डी की खरीद फरोख्त की थी। याद रहे बेटा, मैं ये काम यहां से 40 किलोमीटर दूर एक और शहर में किया करता था और नजदीक में ही एक कमरा किराए पर ले रखी थी। उस जमाने में ना तो टच मोबाइल होते थे और ना 3G 4G। सादा सा मोबाइल भी किसी किसी के पास होता था, तो मैं बेफिक्र से अपना काम कर लिया करता था। जब रात को कब्रिस्तान का चौकीदार इधर उधर होता था तो बेटा काफी दिन मुझे कुछ ना मिला, ना कफन ना कोई हड्डी मूर्ति। घर में भूखमरी बढ़ने लगी। बीवी बार बार कोई ढंग का काम करने को कहने लगी। मैं उसको झूठे वादे करता रहा। एक शाम मैंने एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए एक अर्थी ले जाते देखा। मैं मुंह पर कपड़ा बांधकर कब्रिस्तान के चक्कर लगाता रहता था कि कहीं से कोई मेरे लिए अच्छी खबर मिल जाए। लोगों की मौत मेरे लिए अच्छी खबर हुआ करती थी। बाबा आगे बताते हैं, खैर कब्रिस्तान के करीब जाकर मैंने जरा माहौल का जायजा लिया। मैंने फैसला किया कि आज रात ही जब कब्र की मिट्टी नरम होगी, मैं अपना काम कर लूंगा। यह किसी अच्छे खासे सेठ साहब का जनाजा लग रहा था। कफन भी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो बच्चों, मैंने घर आकर सारा दिन आराम किया। जब शाम हो गई तो हल्की हल्की आंधी और काले काले बादल आसमान में छा गए थे। बिजली भी हल्की कड़क रही थी। बिजली चमकने लगी और मैं रात 11 बजे के बाद छोटी मगर पावरफुल टॉर्च, कुदाल और लोहे का एक औजार जिससे कब्र खोदते हैं, अपने साथ लिया। जब मैं बाहर निकलने लगा तो बीवी ने हाथ जोड़ लिए। अरे ये घिनौना काम मत करो, मगर मैंने उसे झिड़क कर एक तरफ कर दिया और घर से धीरे धीरे दबे पांव चलता हुआ कब्र की ओर बढ़ने लगा। जरा नजदीक पहुंचने पर कब्रिस्तान वाली सड़क पर आकर मैं एक तरफ होकर चलने लगा, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। मगर रात के 12 बजे के बाद कौन कब्रिस्तान वाली सड़क से जाएगा जो मुझे देख ले? सवाल ही नहीं बनता। मैं तो कफन और हड्डी चोर था। कब्रिस्तान के पास आते ही मैंने थोड़ी सी मजबूत दीवार पार की और कब्रिस्तान के उस कोने में आ गया जहां मुर्दा दफन किया गया था। मैंने एक बार इधर उधर देखकर कब्र खोदने का इरादा ही किया था कि आसमान में जोरदार आवाज से बिजली चमकी। चमकती हुई बिजली की सफेद और पीली सी रोशनी में मुझे कब्रिस्तान साइड में मौजूद झाड़ियां और पेड़ किसी बड़े से शैतान जैसे नजर आए, जैसे कि वो दूर से ही मेरे कारनामे को देख रहे हों। मैं आज तक कभी डरा तो न था, मगर उस रात बिजली की रोशनी से ऐसे लग रहा था जैसे आसपास के माहौल में जान आ गई हो। मन के कोने में खौफ तो बैठा ही हुआ था, मगर मैंने उस मनहूस मौसम में भी कब्र खोदने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में मैंने आधी से ज्यादा कब्र खोद डाली। कुछ देर आराम करने को रुका तो आप यकीन करें, मेरे कानों में एक सर्द आवाज आई, ये मत करो ये काम। अचानक आवाज सुनकर मैंने इर्द गिर्द देखा, मगर कोई आसपास नहीं था। मैंने उस आवाज को वहम समझा और कुछ ही मिनटों में कब्र खोद डाली। अब जैसे ही मैंने कब्र में पत्थर और सीमेंट से बना ब्लॉक हटाकर एक तरफ किया तो बादल एक बार फिर भयानक आवाज से गरज उठा। मैंने उस खौफनाक माहौल से जल्द काम खत्म कर घर जाने का सोचा और अपनी टॉर्च जलाकर झुककर नीचे कब्र में उतर गया। अब मैंने टॉर्च अपने सर पर सेट करके मुर्दे को पकड़कर कफन उतारना चाहा। मुर्दे का वो डरावना शांत चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने मुर्दे के कफन को हाथ से खोलना चाहा तो अचानक उसके हाथ कफन से बाहर आकर मुझे पकड़ चुके थे। बेटा, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं,
मुर्दे की आंखें टॉर्च से भी ज्यादा ब्राइट और भयानक थीं और उसके हाथों ने मुझे जकड़ लिया था। मेरे हाथ तुमको बाजू से लेकर कंधे तक स्याही से काले नजर आ रहे हैं ना? ये जिस जिस जगह मुर्दे के हाथों ने मुझे टच किया है वहां वहां मेरी चमड़ी जैसे जल गई थी। उस टाइम अब मुर्दा मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अचानक मेरे मुंह से हनुमान चालीसा के कुछ शब्द निकले। तभी मुर्दे को एक झटका सा लगा। उसी का फायदा उठाते हुए मैंने कब्र से बाहर छलांग लगा दी। मेरा जिधर मुंह था उसी तरफ भाग निकला। मैं जरा मुड़ा तो मुर्दा अपने थोड़े से खुले हुए कफन समेट कब्र से बाहर खड़ा था। इससे ज्यादा अब मुझे याद नहीं। मैं अंधाधुंध भागते हुए जाने किस गांव में आ गया। वहां एक छोटा सा मंदिर देखकर उसके अंदर दीवार लांघ कर चला गया और मंदिर में जाते ही मेरे हाथों में लगी आग की जलन कुछ कम होने लगी। 3 घंटे मैं मंदिर में ही रहा। सुबह के वक्त वहां देवी मां के सामने जो छोटी सी घंटी थी बजाई। काली मां को नमन करके सिर झुकाकर अपने कर्मों की माफी मांगी और पुजारी के आने से पहले वहां से निकल आया। मंदिर से बाहर आते ही मेरे हाथों में जलन फिर से होने लगी। बाहर आते ही गांव की ओर एक बार नजर फेरी कि ये कौन सा गांव है और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगा। उस वक्त सूरज निकल रहा था जब मैं अपने घर में आ गया। बीवी ने मेरी खराब हालत और हाथों पर लगे घाव जैसे देखी। मुझे कहने लगी, मैंने कहा था अजय ये काम ना करो, सोए हुए मुर्दों को तंग ना करो। तो मैंने बीवी से भी माफी मांगी कि आइंदा मैं कभी कफन चोरी का सोचूंगा भी नहीं। तो बेटा हम कुछ ही दिन में वो शहर छोड़कर इस शहर में आ गए। यहां एक नेक दिल आदमी ने मुझको अपनी समोसों की दुकान पर दिहाड़ी पर रख लिया। हम दोनों दुकान के एक तरफ गोदाम में ही जिंदगी बसर करने लगे। धीरे धीरे मैं बढ़िया समोसे पकोड़े बनाने लगा और अपनी खुद की रेडी लगा ली, जो कि अब इस दुकान में तरक्की कर गई। बेटा अब मैं दूसरों की सेवा करने का कोई मौका जाया नहीं करता। हो सकता है भगवान मेरे गुनाह माफ कर दे। मुझे हाथों की ये जलन जो मुझे सजा के तौर पर मिली है ना, ये बहुत बड़ा सबूत है कि अगर आदमी दुनिया में गलत करेगा तो भगवान उसे न सिर्फ नर्क में बल्कि इस दुनिया में भी सजा देगा। तो बच्चों ये थी मेरे हाथों के जलने की कहानी। इन हाथों से ना जाने मैंने कितनी कब्र खोदी है, कितने मुर्दों को परेशान किया है। इसलिए शायद मेरे हाथों को इन्हीं कर्मों की सजा मिल रही है। याद रखना मेरे बच्चों, कभी किसी का हक ना खाना, चोरी ना करना, क्योंकि किसी को सताने की सजा बहुत भयानक होती है। और मैंने तो सताया भी कब्र के मुर्दों को है, उनके कफन और हड्डियां चोरी की हैं। इसीलिए मेरी सजा मुझे लगता है जिंदगी भर जारी रहेगी। ये दास्तान बताने के साथ ही रामनाथ समोसे वाला रोने लगे और हम दोनों रामनाथ जी को सहारा देकर पानी पिलाने लगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। साइनिंग आउट।